तो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज जो चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज जानने से पहले हम लोग ज़रूरत है जानने का कि डेब्टर किसे कहते हैं। व्हाट इज डेब्टर। डेब्टर वो एक ऐसा पर्सन है जिसका हमारे पास में उधार बाकी है। यानी ये जो पर्सन है हम लोगों को पैसा मनी हम लोगों को क्या करता है, ये ओ करता है। यानी कि इसको हमको, ये डेटर को हम लोग को पैसा देना बाकी है। तो अगर जिस डेटर पे हम लोग को यकीन होता है, बिलीव होता है कि ये बंदा पैसा दे देगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डेटर को डेटर ही रहने देते हैं। और जिस पे बिलीव नहीं होता है कि ये बंदा पैसा देगा या नहीं देगा, तो हम उस डेटर से क्या करते हैं, एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो उसी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट का एक नाम क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक लीगल रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है कि ये जो पर्सन है डेटर, ये डेटर ने मुझसे कुछ खरीदा है। तो इस डेटर ने, ये जो डेटर इसने मुझसे कुछ खरीदा है और ये फ्यूचर डेट पर, आने वाली एक फ्यूचर डेट पर ये पर्सन क्या, एक पार्टिकुलर सम, एक पार्टिकुलर सम ऑफ मनी हम लोग को ओ करता है। यानी कि पार्टिकुलर सम ऑफ मनी ये हम लोग को देगा, ओ करता है। यानी कि उधार इसका बाकी है कि जो पर्सन है हम लोग को एक पार्टिकुलर सम ऑफ मनी जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा हुआ है वो हम लोग को वो देगा। कब, एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के बाद, एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के बाद, पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के बाद, पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के बाद ये पर्सन हम लोग को एक पार्टिकुलर सम देगा जो सम उस बिल में लिखा हुआ है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट जो कि डेटर और क्रेडिटर के बीच में होती है। डेब्टर और क्रेडिटर के बीच में एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इस बात का सबूत होता है कि ये जो डेटर है इस क्रेडिटर से इसने कुछ पैसा लिया है और ये कुछ दिनों बाद एक पार्टिकुलर अमाउंट एक पार्टिकुलर डेट के बाद इसको देगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत बिल क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक औजार है जिसके अंदर एक अनकंडीशनल ऑर्डर आता है। अनकंडीशनल ऑर्डर मतलब ये होता है कि किसी कंडीशन के ऊपर ये बेस्ड नहीं होता है कि ये पर्सन जो है, सामने वाला पर्सन कुछ स्पेसिफिक चीज करेगा, स्पेसिफिक चीज करेगा तो ही क्या होगा, उस पर्सन को पेमेंट मिले तो नहीं मिले। तो ऐसा कोई बात नहीं रहता है, अनकंडीशनल रहता है कि सामने वाले जो बंदा है यानी डेटर है उसको ये पैसा देना ही देना है, किसी कंडीशन के ऊपर बेस्ड नहीं है, देनी ही होगा पार्टिकुलर सम एक पार्टिकुलर डेट पे जो कि मेंशन रहेगा उस बिल के ऊपर। ठीक है। उसमें क्या रहता है, साइंड बाई। तो क्या होता है, वो साइन क्या रहता है, मेकर के द्वारा, जो उसको बनाता है। वो डायरेक्शन रहता है कि एक सर्टेन पर्सन जो है एक सर्टेन सम ऑफ मनी देगा उस पर्सन को, यानी कि उस बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा, वो बिल जिसके पास में होगा, बिल का होल्डर जो होगा उसके पास में क्या होगा, वो पैसा वो देगा। वो डेटर बिल के होल्डर को पैसा देगा। बिल का होल्डर जो है वो बिल का होल्डर क्रेडिटर भी हो सकता है या क्रेडिटर किसी और को भी वो बिल दे सकता है, एंडोर्स कर सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं एंडोर्स करना। क्रेडिटर जो है वो बिल किसी और को एंडोर्स भी कर सकता है। तो जिसको भी वो एंडोर्स करेगा, मान लेते हैं यहाँ पे सी को क्या किया, क्रेडिटर ने सी को बिल एंडोर्स कर दिया। तो अब जो डेटर होगा वो पैसा किसको चुकाएगा, सी को चुकाएगा। उसी डेट पर वही सम किसको चुकाएगा, सी को चुकाएगा। ठीक है। और डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ आते हैं हम लोग देख लेते हैं। बिल क्या है, एक रिटन राइटिंग फॉर्म होना चाहिए, उसमें ऑर्डर ऑफ पेमेंट होना चाहिए। ठीक है। और उसका जो पेमेंट है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, किसी चीज़ के ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो मेकर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसको साइन जरूरी है उस पर, कि उस पर साइन किया हो
कि मैं पेमेंट लूँगा और उसका साइन होना चाहिए कि मैं पेमेंट दूंगा। और पेमेंट जो है सर्टेन होना चाहिए, अबाउट नहीं होना चाहिए, अबाउट 10,000 अबाउट 9,000 नहीं, सर्टेन पेमेंट का अमाउंट होना चाहिए। और जो डेट है पेमेंट का वो भी क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए कि एकदम इसी डेट को क्या होगा पर्सन पेमेंट करेगा। और पेबल एक सर्टेन पर्सन होना चाहिए कि इसी पर्सन को पेमेंट करेगा। और जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक्सपायरीड्स के ऊपर और फिक्स्ड पीरियड के ऊपर, ठीक है। और इसका स्टैंप ज़रूरी है, इसको स्टैंप होना चाहिए जो कि लॉ का रिक्वायरमेंट है। लॉ के हिसाब से जो स्टैंप होना चाहिए वो स्टैंप उसके ऊपर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर देते हैं कि अमित क्या सोल्ड गुड्स बेचा, किसको, रोहित को 10,000 में क्रेडिट पे बेचा उधार पे 3 महीनों के लिए। तो अमित क्या किया, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि पेमेंट मिले तो वो क्या किया, एक बिल ड्रॉ किया रोहित के ऊपर, 10,000 का बिल ड्रॉ किया, कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। तो बिफोर रोहित क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया। तो जब रोहित उसको एक्सेप्ट किया तो हम लोग कहेंगे रोहित को एक्सेप्ट करने से पहले वो जो बिल है वो क्या रहेगा, एक ड्राफ्ट रहेगा। और जैसे बिल जो है रोहित एक्सेप्ट कर लेगा, जो डेटर है वो एक्सेप्ट कर लेगा बिल को, तो ये क्या हो जाएगा, एक बिल बन जाएगा वो, ठीक है। कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होते हैं। पहला पार्टीज क्या है, ड्रॉवर। ड्रॉवर को क्या कहते हैं हम लोग, क्रेडिटर भी कहते हैं एक तरह से। ड्रॉवर और क्रेडिटर भी एक तरह से एक ही चीज होते हैं। वो पर्सन जो कि बिल का मेकर होता है, बिल का मेकर होता है। मेकर यानी यही पर्सन जो बिल को ड्रॉ किया है, यानी कि लिखा है, ठीक है। यही पर्सन क्या बिल को ड्रॉ किया है। तो ये ड्रॉ करके क्या करता है, सामने वाला डेटर को दे देता है, ड्रॉ करके डेटर को दे देता है। डेटर इस पे क्या करता है, साइन करता है। और डेटर को जो साइन होता है इस बात का एक्नॉलेजमेंट होता है कि वो इस बात को मानता है कि जो क्रेडिटर है उसको मुझे इतना पैसा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सम, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सम ऑफ मनी वो उसको ओ करता है। यानी कि जैसे ही वो उस पर साइन कर देगा जो डेटर है, वो क्या करेगा, इस बात को जब मान रहा है कि मुझको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सम क्रेडिटर को पे करना है एक पार्टिकुलर डेट पे, जो कि उस बिल पे लिखा रहता है, ठीक है। जो दूसरा पार्टी वो क्या है, ड्रॉई। ड्रॉई मैंने जैसे कहा कि ड्रॉई क्या है, डेटर। ड्रॉई कौन है, डेटर है। यानी कि जो पर्सन बिल को एक्सेप्ट करता है। ड्रॉअर क्या है, वो पर्सन जो बिल को बनाता है। और ड्रॉई क्या, वो पर्सन जो कि बिल को एक्सेप्ट करता है। ड्रॉई क्या है, वो पर्सन जो कि बिल को एक्सेप्ट करता है। तो ड्रॉई वो पर्सन है जो कि बिल को एक्सेप्ट करता है। ड्रॉ वो पर्सन जो कि बिल को मेक करता है, यानी कि बनाता है। बना करके वो किसको देता है, ड्रॉई को। ड्रॉई क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने से एक्सेप्टेंस एक एक्नॉलेजमेंट है कि वो पर्सन ड्रॉवर को पैसा देगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ सम, जो कि बिल में लिखा रहेगा, ठीक है। लास्ट जो कंसेप्ट है वो है पेई। पेई को समझने से पहले हम लोग ये समझना है कि जो ड्रॉवर है ये क्या करेगा, बिल को बनाएगा, मेक करेगा और किसको दे देगा, ड्रॉई को। ड्रॉई क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टेंस क्या एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है। अब ड्रॉवर क्या करेगा, जो ड्यू डेट होगा, यानी जो डेट लिखा रहेगा, मान लेते हैं कि 3 मंथ का जो बिल है, 3 महीने बाद वो क्या करेगा, पैसा देगा। मान लेते हैं कि 10,000 रुपीज़ देगा। ड्रॉवर ने ड्रॉई को 10,000 रुपीज़ का गुड्स होल्ड किया और ड्रॉ किया एक बिल। उस बिल में लिखा था कि 3 महीने बाद ये जो ड्रॉई है मुझको 10,000 रुपीज़ देगा। तो 3 महीने बाद क्या करना है ड्रॉवर को, ये जो ड्रॉई होगा तो क्या करना है, 10,000 रुपीज़ 3 महीने के बाद ड्रॉवर को देना है। अब ड्रॉवर के पास क्या बिल है। अब ड्रॉवर क्या कर सकता है, 2 चीज़ कर सकता है, एक्चुअल में 3 चीज़ कर सकता है। पहला क्या कर सकता है, बिल को होल्ड करे, मैच्योरिटी डेट तक उसको क्या करे, बिल को होल्ड करे। और जैसे मैच्योरिटी डेट आ जाएगा उसको पेमेंट मिल जाएगा उसका। सेकंड क्या कर सकता है वो, कि बिल को एंडोर्स कर दे, एंडोर्स करे।
जैसे कि जो ड्रॉवर है, ड्रॉवर का कोई तो कोई क्रेडिटर होगा, मान लेते हैं ड्रॉवर का एक क्रेडिटर जिसका नाम है सी। तो ड्रॉवर जो है वो सी जो है ड्रॉवर से 10,000 रुपये पाता है, यानी कि उधार बाकी है उसका, ठीक है। यानी ड्रॉवर को सी को 10,000 रुपये देना बाकी है। तो ड्रॉवर क्या करेगा, 10,000 रुपये ना दे करके बल्कि ये बिल जो है, ये जो बिल है वो क्या करेगा, इसको दे देगा सी को। इसको कहते हैं हम लोग एंडोर्स करना, बिल को एंडोर्स करना कि बढ़ा देना, बढ़ावा देना। और थर्ड केस में कह सकता है कि जाके बैंक से डिस्काउंट करा ले, बैंक से जाकर के डिस्काउंट करा ले। अब जब बैंक से डिस्काउंट वो कराएगा, मान लेते हैं कि जो बिल है वो 10,000 रुपीज़ का है, वो जाकर के अगर बैंक से डिस्काउंट करा लेगा तो बैंक जो उसको 10,000 रुपीज़ पूरा नहीं देगा, बल्कि कितना देगा, 9,500 ही देगा, क्योंकि बैंक को भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। तो बैंक क्या करेगा, 500 रुपये अपना प्रॉफिट रख करके क्या करेगा, 9,500 जो ड्रॉवर है उसको दे देगा, ठीक है। तो ड्रॉवर के पास क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा 9,500, और साथ ही साथ उसको बिल का जो डिस्काउंट अमाउंट है 500, वो क्या करेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये जो बिल के जो 500 अमाउंट उसको छोड़ना पड़ा, इसको हम लोग कहते हैं डिस्काउंट ऑन बिल, डिस्काउंट ऑन बिल। और ये जो डिस्काउंट ऑन बिल है ये क्या है, एक्सपेंस है ड्रॉवर के लिए, ड्रॉवर के लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो इन सभी केसेस में ड्रॉई जो है, ड्रॉई को इससे सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ड्रॉई को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि जो ड्रॉवर है वो उसको एंडोर्स कर दे बिल को, किसी और को दे दे, या जाकर बैंक से डिस्काउंट करा ले, उसके इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ता। इसको बस एक चीज़ से मतलब है क्या, कि ड्यू डेट जब होगा, यानी जिस दिन देने का, जिस डेट को उसको पेमेंट करना है, उस डेट पे क्या करना है, इसको सिर्फ पैसा दे देना, बस इसको इसी चीज़ का फिक्र है और कुछ नहीं। ड्यू डेट पे बस उसको क्या करना है, पेमेंट करना है, बस इसके मन में बस यही ख्याल है, उसके अलावा इसका और किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 3 केसेस मैंने बताया। पहला क्या है कि होल्ड करे मैच्योरिटी डेट तक, और जैसे मैच्योरिटी डेट है उसको बिल को जो पैसा वो ले ले। सेकंड क्या कर सकते हैं कि उसको एंडोर्स कर दे, यानी जिसका उसका जो क्रेडिटर है ड्रॉवर का, वो अपना उस क्रेडिटर को वो पैसा दे दे, पैसा का सिवा क्या दे दे, बिल दे दे 2,000 रुपये का। और थर्ड केस में क्या कर सकता है कि वो जाकर डिस्काउंट करा ले बैंक से। तो बैंक में डिस्काउंट करा करके जो डिस्काउंट अमाउंट जो उसको छोड़ना पड़ता है ड्रॉवर को, उसको मैं कहता है डिस्काउंट ऑन बिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। प्रोमिसरी नोट के बारे में बताया गया कि प्रोमिसरी नोट भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसमें एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है जिसकी साइन बाय द मेकर, जो कि मेकर साइन क्या करता है, जो कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी, एक सर्टेन जो बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होता है उसको देना पड़ता है, यानी जो भी होल्ड करता है उसको, उसका होल्डर जो है उसको पैसा देना पड़ता है, उस होल्डर को पैसा देना है प्रोमिसरी नोट में, ठीक है। तो एग्जाम में जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज से ही आते हैं, प्रोमिसरी नोट से क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका कुछ कंडीशन यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे, स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं जो कंडीशन है इसका। प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टी होते हैं, मेकर और ड्रॉवर, और एक होते हैं ड्रॉवर और पेई, ड्रॉई और पेई, ठीक है। नेक्स्ट हम देते हैं, ये जो पार्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पूरा चैप्टर है किस पे बेस्ड है, जर्नल एंट्री के ऊपर बेस्ड है, जर्नल एंट्री के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्री सीखेंगे। जर्नल एंट्री 2 लोग करेंगे, मेनली 2 ही लोग जर्नल एंट्री करेंगे। तो जो ड्रॉवर होगा वो अपने बुक्स में क्या करेगा, जर्नल एंट्री करेगा, और जो ड्रॉई होगा वो अपने बुक्स में क्या करेगा, जर्नल एंट्री करेगा। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जर्नल एंट्री होगा वो हम लोग सीखने की यहाँ कोशिश करेंगे, पूरा तरीके से सीखेंगे। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जर्नल एंट्री होगा वहाँ पे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये पढ़ना ज़रूरी है, आप इसको रोक करके पढ़ लीजिए, ये ज़रूरी है। 5 पॉइंट लोग याद होना चाहिए, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है, तो ये हम लोग को याद होना जरूरी है। तो याद कर लेंगे लोग, वीडियो स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं।
और याद रहे कि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठे, पेन और कॉपी लेकर के आप लोग बैठे, और जितने भी मैं चीज़ लिखा रहा हूँ उसको आप अपने कॉपी में लिखते चले जाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या क्या एडवांटेजेस है, ये भी याद रखना जरूरी है। ये फ्रेमवर्क हो जाता है रिलेशनशिप का, और सर्टेन ऑफ टर्म और कंडीशन, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो उसमें लिख जाता है। कन्वीनियंट मेन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट देने का एक अच्छा तरीका है। इसके बाद कंक्लूसिव प्रूफ, एक प्रूफ रहता है, एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रहता है कि जो ट्रांजेक्शन है वो हुआ है और ये जो पर्सन है इसको पैसा चुकाना है एक सर्टेन अमाउंट एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। और इजी ट्रांसफरेबिलिटी, इजी ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी मतलब जो बिल है वो आराम से रहे, वो जो बिल है आराम से एंडोर्स हो जाता है, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पूरा चैप्टर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या, मैच्योरिटी ऑफ बिल, बिल कब मैच्योर हो जाता है, ठीक है। तो बिल जो होता है उसमें आमतौर पे जो पेमेंट होता है, पेमेंट का जो डेट होता है वो लिखा रहता है, ठीक है। और पेमेंट के डेट पे हम लोग को 3 दिन देना पड़ता है, यानी कि ड्यू डेट, जो ड्यू डेट है वो प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, 3 days ऑफ ग्रेस, ठीक है। तो उसमें ऐड होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बिल है वो 1 जनवरी को, 1 जनवरी को ड्रॉ किया गया है, तो 1 जनवरी को जो ड्रॉ किया गया बिल, मान लेते हैं कि ये जो 1 जनवरी को जो बिल ड्रॉ किया गया 2 months का, यानी 2 महीने बाद इसका ड्यू डेट है। तो 1 जनवरी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट, तो जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, तो 1 मार्च को क्या होगा, इसका ड्यू डेट होगा। 1 मार्च को इसका डेट आएगा, मैच्योरिटी डेट होगा। 1 मार्च को क्या होगा, मैच्योरिटी डेट जिसको पड़ेगा वो कब पड़ेगा, 1 मार्च को, ठीक है। ये 1 मार्च को जो बिल होगा ये मैच्योर हो जाएगा। अब उसमें क्या करना होगा, हम लोग 3 दिन जो होगा ग्रेस पीरियड ऐड करना होगा। 3 दिन ग्रेस पीरियड क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि 3 दिन में जो जो डेटर होगा, जो ड्रॉई होगा, वो पैसों का इंतजाम कर सके 3 दिन में, इसलिए हम लोग को ग्रेस पीरियड देना पड़ता है। तो 1 मार्च प्लस 3 days तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो जा करके आखिरी में 4 मार्च जो होगा, 4 मार्च जो होगा, ये जो फाइनल डेट होगा, इस फाइनल डेट पे इसको पेमेंट करना ही करना है। जो ड्रॉई है तो क्या करना है, पेमेंट करना ही करना है, फाइनल डेट है ये। अब पेमेंट जो है मस्ट बी मेड, इस डेट पे पेमेंट जो मस्ट बी मेड, अगर अदरवाइज कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो फिर पैसा देना ही होगा, ठीक है। ये तो रहा जब मंथ्स में लिखा रहेगा तब की बात। और अगर डेज में लिखा रहेगा तो हम लोग को डेज को क्या करना होगा, मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैनुअली कैसे कैलकुलेट किया जाता है डेट को, हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि कोई बिल है, उसका जो डेट है वो 5 मार्च है, और 30 दिन बाद, 30 days बाद उसका क्या करना है, मैच्योरिटी डेट है। तो 5 मार्च से 30 days कब आते हैं, 7 अप्रैल को आती है, ठीक है। तो मार्च को हम लोग देख लेंगे, मार्च में कितने दिन होते हैं, मार्च में 31 days होते हैं, ठीक है। 5 मार्च को हुआ तो 5 उसमें से माइनस कर लेंगे, तो कितना बचा, 26 days ऑफ मार्च, और टोटल दिन कितना है, 30 days। तो इसमें मार्च हो गया, तो मार्च 1, तो मार्च में क्या क्या होगा, 5 जुड़ जाएंगे, और 4 और जुड़ जाएंगे, तो 1 मार्च, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च और 4 मार्च, +4 अगर कर लेंगे तो 26 days जो है ये मार्च का हो जाएगा, मार्च 26 days, और 4 days क्या ये अप्रैल का, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 30 days हो गया। तो यानी कि 4 days जो अप्रैल को हो गया, तो 4 days के बाद क्या आता है, 5th, यानी 5 अप्रैल को क्या होगा, इसका मैच्योरिटी डेट है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर डेज में दिया रहेगा, अगर ड्यू डेट डेज में दिया रहेगा तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, अगर मंथ्स में दिया रहेगा तो आसान है, बिल्कुल मंथ हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और 3 दिन ग्रेस को उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो उसके बाद और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 दिन जो है इसमें भी क्या करना पड़ता है, 3 दिन जो है ग्रेस का जोड़ना पड़ता है।
3 days ऑफ ग्रेस इसमें भी हम लोग को ऐड करना पड़ता है। तो 5 6 7, 5 6 7, फिफ्थ के बाद क्या आ जाएगा 5 6 7, तो 7 के बाद आता है 8। तो 8 अप्रैल को क्या इसका ड्यू डेट है, 8 अप्रैल को इसका ड्यू डेट है। और 8 अप्रैल को क्या करना होगा, इसको पैसा देने ही देना होगा ड्रॉई को। ड्रॉई को क्या करना है, पेमेंट करना है इस एग्जाम्पल के मुताबिक 8 अप्रैल को। ठीक है, उम्मीद तो समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को रिपीट करके फिर से देख सकते हैं। ठीक है, और मैंने जैसे बता दिया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बिल क्या होता है, बैंक से ड्रॉवर क्या कर सकता है, जिसके पास ड्रॉवर के पास बिल है, ड्रॉवर के पास बिल है, तो जो ड्रॉवर होता है, जो बिल होता है ड्रॉवर, ड्रॉवर क्या कहते हैं, इसके पास जो बिल होता है उसको हम लोग कहते हैं बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल। ठीक है, और जो ड्रॉई होता है इसके पास जो बिल होता है उसको हम लोग कहते हैं बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल। ठीक है, तो जिसके पास ड्रॉवर है, ड्रॉवर के पास क्या है, बिल्स रिसीवेबल। ये अपना बिल्स रिसीवेबल, इसके पास एक ऑप्शन है कि बैंक से जा करके ये अपने बिल्स को डिस्काउंट करा ले। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 10,000 का बिल है, तो बैंक में जाने से इसको 9,500 मिल जाता है। 500 रुपया नहीं मिलता, क्योंकि 500 रुपया अपना प्रॉफिट बैंक रखती है। प्रॉफिट क्या रखती है, बैंक रखती है। तो इसको 9,500 रुपये मिल जाता है। सेकंड में बताया एंडोर्समेंट ऑफ बिल। जैसे कि ए ड्रॉवर है, ये ड्रॉ किया बिल बी के ऊपर, तो इसके पास क्या बिल रिसीवेबल है ए के पास में। तो ए क्या कर सकता है, मान लेते हैं 10,000 का बिल है, तो जो बी है वो 10,000 रुपीज़ किसको देगा, ए को देगा। और ए के पास किसी का बाकी था 10,000 रुपीज़, मान लेते हैं सी। सी क्या करता है, ए से 10,000 रुपीज़ पाता है। तो ए भले उसको पैसा ना दे करके, मनी नहीं दे करके, बल्कि क्या दे देगा, बिल दे देगा। मनी नहीं देगा बल्कि क्या करेगा, बिल दे देते। इसको हम लोग कहते हैं एंडोर्स करना, यानी कि बढ़ा देना। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है हम लोग देखेंगे। तो हम लोग हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू को जानेंगे। पहले ड्रॉअर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एंट्री होगा, फिर ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एंट्री होगा, और जो पेई होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पेई जो होगा यानी कि जो पैसा रिसीव करेगा, जो पैसा रिसीव कर रहेगा वो ड्रॉअर भी हो सकता है, और जिसको बिल एंडोर्स किया गया ड्रॉअर का कोई क्रेडिटर वो भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए सी, तो ड्रॉवर जिसको दे दे, ड्रॉवर बिल जिसको एंडोर्स कर दे, तो वो क्या बन जाता है, पेई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 केसेस के बारे में आपको बताया। 3 केसेस बताया कि पहले तो क्या करे, होल्ड करे मैच्योरिटी डेट तक। दूसरा बताया कि बैंक से जाकर डिस्काउंट करा ले। और तीसरा क्या किया कि एंडोर्स कर दे अपना क्रेडिटर को, ड्रॉवर। तो जब बिल ऑफ एक्सचेंज को जो रिसीवर है वो अगर अपने पास रखेगा, तो अपने पास रखेगा तब तक क्या एंट्री बनती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, यानी जो डेटर होगा। बिल रिसीवेबल क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि बिल रिसीवेबल मेरा एसेट बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। और डेटर क्या मेरा कम हो जा रहा है, क्योंकि खत्म हो जा रहा है, क्योंकि उसके बदले मुझको बिल मिल जा रहा है। डेटर मेरा एसेट है तो एसेट मेरा कम हो रहा है, इसलिए ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, मैच्योरिटी डेट जब आता है, बिल का जब मैच्योरिटी डेट आता है तब क्या एंट्री बनती है। तो मैच्योरिटी डेट पे क्या होगा, पैसा आ जाएगा। तो पैसा जब आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। टू पैसा कहाँ से आ रहा है, तो बिल रिसीवेबल से आ रहा है, क्योंकि बिल चल जाएगा पैसा आ जाएगा। तो पैसा आता है तो हम लोग क्या होता है, एसेट बढ़ जाता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। और बिल रिसीवेबल क्या हो जा रहा है, मेरा एसेट कम हो जा रहा है, तो बिल रिसीवेबल मेरे पास चल जा रहा है। बिल जा रहा है तभी ना पैसा आ रहा है। तो पैसा जब आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और बिल जब जा रहा है तो हमारा एसेट चल गया, तो ये क्या होता है, क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो पैसा कहाँ से आ रहा है, तो टू बिल रिसीवेबल से पैसा आ रहा है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि पैसा कलेक्ट करने के लिए जो ड्रॉवर है पैसा कलेक्ट करने के लिए कभी कभी क्या करता है, बिल को अपने बैंक में भेज देता है, सेंड कर देता है। यानी अपना बैंक वो कह देता है कि तुम मेरे बदले में क्या करो, बिल को कलेक्ट कर लो। तो जब ड्रॉवर जो है बिल को कलेक्ट करने के लिए बैंक में भेजेगा, तो इसका एंट्री क्या बनता है,
बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, जैसे हम लोग ठीक जैसे चेक में करते हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, वैसे क्या कर रहे हैं हम लोग बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल सेंड फॉर कलेक्शन मेरा क्या एसेट है, ये बढ़ जाता है इसलिए डेबिट हो रहा है, और बिल रिसीवेबल क्या मेरा घट जा रहा है क्योंकि बिल में पैसा चल जाएगा। तो ये जब एसेट घटता है तो हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। उसके बाद जब बिल हम लोग बैंक में भेज देंगे और बैंक जब हमारे बिहाफ पर जब बैंक बिल को कलेक्ट कर लेता है तब क्या एंट्री बनता है, बैंक हमारा पैसा बढ़ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। और टू पैसा कहाँ से आया, तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन से पैसा आया, यानी जो बिल हमने भेजा उससे पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि बैंक हमारा एसेट है, एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्यों डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है क्योंकि बिल सेंड फॉर कलेक्शन हमारा एसेट तो ये घट गया, तो ये क्या हो गया हमारा क्रेडिट, क्योंकि एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं। तो सो अब हम लोग क्या करते हैं डिस्काउंट की एंट्री देखेंगे। तो डिस्काउंट की एंट्री जो होता है वो किस प्रकार होता है हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जब बिल रिसीव करेंगे तो ये तो हम लोग एंट्री पता है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, जो डेटर होगा उसका नाम लिखेंगे, जो डेटर होगा उस पर उसका नेम लिखेंगे, ठीक है। तो जितना भी एंट्री बनती है वो हम लोग फिर से ध्यान से अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो मैच्योरिटी ऑफ बिल पे क्या होता है, तो मैंने 3 केस बताया, एक तो जो ड्रॉवर है वो होल्ड करे बिल को मैच्योरिटी डेट पर, दूसरा वो क्या कर सकता है डिस्काउंट करा सकता है बैंक से जाकर, और तीसरा वो एंडोर्स कर सकता है किसी क्रेडिटर को। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि जब बिल वो रिसीव करता है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट ये एंट्री करता है टू डेटर अकाउंट, ठीक है। मैच्योरिटी डेट पे क्या होता है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, यानी बैंक में पैसा आ जाता है, और कहाँ से पैसा आता है तो बिल रिसीवेबल से पैसा आता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है जो ड्रॉवर होता है वो पैसा खुद रिसीव नहीं करता बल्कि बैंक में अपना बिल भेज देता है, बैंक को ये ऑर्डर दे देता है कि मेरे बदले में तुम मेरा बिल को क्या करो कलेक्ट कर लो। तो जब ये ऐसा केस हो तो क्या होता है उसका एंट्री क्या होता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिल को कलेक्शन के लिए भेजा और क्या भेजा बिल रिसीवेबल को भेजा। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट ये हमारा एसेट है, एसेट बढ़ता तो डेबिट, बिल सेंड फॉर बिल रिसीवेबल क्या हमारा एसेट है, ये हमारे पास से चल गया क्योंकि हमने इसको कलेक्शन के लिए भेज दिया। तो एसेट जब हमारा घट गया तो उसको क्या करते हैं हम लोग क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जब हम लोग बिल सेंड फॉर कलेक्शन बैंक की जब हम लोग बैंक में जब हम लोग कलेक्ट करने के लिए बिल भेज देंगे, तो जब बैंक हमारे बिल को कलेक्ट कर लेता है तो क्या करते हैं हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे जब बिल हमारा बैंक से हम लोग को डिस्काउंट करा ले, तो बिल रिसीव करने की एंट्री तो सेम होता है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, उस पर जो डेटर होगा उसका नाम लिखेंगे। और जब बिल डिस्काउंट होगा तो हम लोग क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जो डिस्काउंट हम लोगों ने बैंक को दिया वो करेंगे डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिल हमारे पास से चल जाएगा। एग्जाम्पल के जैसे मैंने बताया तो 10,000 का बिल है, अगर 10,000 का बिल है तो बैंक हमारा जब हम लोग मैच्योरिटी डेट से पहले जब हम लोग बैंक से डिस्काउंट करा लेंगे तो बैंक हमारे कुछ कम पैसा देगा, कुछ पैसा काट के देगा। तो जब पैसा वो काट रहा है उसको हम लोग कहते हैं डिस्काउंट, वो डिस्काउंट हमें बैंक को देना पड़ता है क्योंकि हम लोगों ने बिल को क्या किया मैच्योरिटी डेट से पहले ही ले लिया। तो मान लेते हैं कि 10,000 बिल के लिए बैंक हम लोग को क्या दिया 9,500 रुपये ही दिया, तो 500 रुपये हम लोग को कम मिला तो 500 रुपये हम लोग क्या किए बैंक को डिस्काउंट हम लोग को देना पड़ा। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट जो अमाउंट होगा वो लिख देंगे टू बिल रिसीवेबल, जो अमाउंट था बिल का वो लिख देंगे। मैच्योरिटी डेट पे जो है बैंक कोई भी मैच्योरिटी डेट पे जो ड्रॉवर है वो कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि जो पैसा बैंक का वो क्या पैसा जो बिल का वो बैंक कलेक्ट करेगा ना कि ड्रॉवर कलेक्ट करेगा मैच्योरिटी डेट पे। और जो ड्रॉई होगा वो पैसा जो है मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट करेगा। सेकंड, जब हम लोग बिल रिसीव करते हैं तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये उस केस में जब उसको एंडोर्स कर दे, जो ड्रॉवर है इसको एंडोर्स कर दे ड्रॉई को, ड्रॉवर जो अपना बिल को एंडोर्स कर दे तब इस केस में हम लोग कैसे एंट्री करेंगे ये देखेंगे, ठीक है। तो ड्रॉवर का कोई क्रेडिटर होगा तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिल हमारे पास से चल जाएगा ड्रॉवर के पास से। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल ये एंट्री बनती है जब हम लोग एंडोर्स कर देते हैं बिल को, ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। मैच्योरिटी डेट पे जो ड्रॉवर है वो कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि जो पैसा पाएगा अब उसका क्रेडिटर जो होगा वो पैसा पाएगा ना कि ये, तो ये कोई एंट्री मैच्योरिटी डेट पे नहीं करेगा। और अगर जो एक्सेप्टर है यानी ड्रॉई है वो क्या करेगा एंट्री अपने अपने बुक्स में वो हम लोग देखते हैं।
तो जैसे ही कोई जब बिल एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। क्रेडिटर क्यों डेबिट होगा, क्योंकि क्रेडिटर कम हो गया। बिल्स पेबल क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि लाइबिलिटी हमारा बढ़ गया। ठीक है। सेकंड, अगर मैच्योरिटी डेट पे क्या होता है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल्स पेबल क्यों डेबिट हो गया, क्योंकि लाइबिलिटी हमारा घट गया। टू बैंक अकाउंट क्यों क्रेडिट हो गया, क्योंकि एसेट बैंक हमारा है, एसेट हमारा घट गया तो उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बिल्स पेबल टू बैंक। ठीक है। ये जब ड्रॉवर मैच्योरिटी डेट पे जब पेमेंट करता है तब की एंट्री है ये वाली। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सभी जितने भी एंट्री है उसको एक साथ करके दिखा दिया गया है यहाँ पे। जब जो ड्रॉवर है सामान को जब बेचता है तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। जब सामान बेचेगा तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल ड्रॉवर। और जब जो ड्रॉई है वो सामान खरीदेगा तो परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ये एंट्री करेगा तो सिंपल ही हम लोग जानते हैं। अब जब ड्रॉवर बिल को ड्रॉ करेगा, रिसीव करेगा, तो क्या होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। और जब जो ड्रॉई है वो बिल को एक्सेप्ट करेगा तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ये एंट्री वो करेगा अपने पास में। मैच्योरिटी डेट पर जब बिल का पैसा उसको मिलेगा ड्रॉवर को तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और जब मैच्योरिटी डेट पर ड्रॉई पैसा देगा तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है। ये इसका पेमेंट की एंट्री, ये इसका रिसीव की एंट्री, पैसा रिसीव करने की एंट्री, और ये पैसा पे करने की एंट्री। ठीक है। उसके बाद अगर मैच्योरिटी डेट पर वो बिल को सेंड फॉर कलेक्शन यानी कि बैंक में अपना भेज देगा ड्रॉवर कलेक्ट करने के लिए, तब क्या करेंगे हम लोग। तो ये जो पहला एंट्री जो बन रही है, पहला दो एंट्री वो तो सेम होगा। जब बिल सेंड फॉर कलेक्शन यानी बिल को अपना बैंक भेज देगा ड्रॉवर कलेक्ट करने के लिए तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्यों डेबिट हुआ, अभी ऊपर में पढ़ा कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन हमारा एसेट है, एसेट बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। टू बिल रिसीवेबल हमारा एसेट है, एसेट हमारा घट गया तो हम लोग इसको क्रेडिट करते हैं। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और जो ड्रॉई है वो ड्रॉई क्या करेगा, कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि ड्रॉई को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जो डेटर है यानी कि जो ड्रॉवर है उसको बिल को सेंड फॉर कलेक्शन करे या फिर इसको डिस्काउंट करा ले या फिर एंडोर्स कर दे, उसको कोई मतलब नहीं। इसको बस एक चीज़ पता है कि इसको ड्यू डेट पे क्या करना है, पेमेंट करना है। ठीक है। जब पेमेंट हो जाएगा, ड्यू डेट पे पेमेंट होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर के केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ड्रॉवर अपना अकाउंट को डेबिट करेगा टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कहाँ से पैसा आएगा तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन से पैसा आएगा। और ये एंट्री हम लोगों ने पढ़ा, ड्रॉई अपना एंट्री क्या करेगा, पेमेंट के टाइम में ड्रॉई अपना एंट्री क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब बिल को एंडोर्स करेगा तब क्या केस है, तो ये जितने एंट्री है ऊपर के तीन एंट्री ये तो सेम रहेगा। बस जब डिस्काउंट करा ले तब क्या केस होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, अभी हम लोग ऊपर पढ़ा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। यानी बैंक अकाउंट डेबिट यानी जो अमाउंट हम लोग को बैंक से मिलेगा, डिस्काउंट अमाउंट डेबिट जो अमाउंट हम लोग को देना पड़ा, जो अमाउंट हम लोग को देना पड़ा बैंक को छोड़ना पड़ा वो अमाउंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10,000 का बिल है तो हम लोग अगर वक्त से पहले मैच्योर कर लेंगे बिल को तो बैंक हम लोगों को पूरा पैसा नहीं देगा बल्कि कुछ पैसे काट के देगा। जो पैसा काट के वो बैंक दे रहा है उस पैसे को हम लोग कहते हैं डिस्काउंट। वो डिस्काउंट हम लोग को देना पड़ता है बैंक को। तो बैंक अकाउंट डेबिट मान लेते एग्जाम्पल के लिए 9,500 रुपये हम लोग बैंक से मिला 10,000 बिल के लिए, तो 500 रुपये जो हम लोग को छोड़ना पड़ेगा ये क्या हमारे लिए डिस्काउंट होता है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट यानी डिस्काउंट ऑन बिल डेबिट 500 रुपये, बैंक अकाउंट डेबिट 9,500, डिस्काउंट ऑन बिल 500 रुपये टू बिल रिसीवेबल, जितना बिल रिसीवेबल का अमाउंट था 10,000 रुपये। इसकी एंट्री ड्रॉई अपने पास में कुछ नहीं करेगा। मैच्योरिटी डेट पर ड्रॉवर जो है कोई भी एंट्री नहीं करेगा क्योंकि अब बिल को कौन कलेक्ट करेगा, बैंक कलेक्ट करेगा। तो इसके पास में जो पैसा वो पहले ही मिल चुका है। अब मैच्योरिटी डेट पे जैसे बिल पेमेंट करता है क्रेडिटर, बिल्स पेमेंट करता है जैसे ड्रॉई वैसे ही करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ये आखिरी केस है जब बिल को एंडोर्स कर दे ड्रॉवर तब क्या होगा। तो पहला तीन एंट्री जो है वो सेम है। लास्ट में जो एंट्री है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी जब हमारा कम होता है तो हम इसको डेबिट करते हैं ड्रॉवर के केस में। और बिल रिसीवेबल क्या हमारा एसेट हमारा कम हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं उसको क्रेडिट। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल ये एंडोर्स करने की एंट्री जो हमने ऊपर में पढ़ा। एंडोर्स करने की एंट्री जो है ड्रॉई अपने केस में नहीं करता है क्योंकि उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसको एंडोर्स करे या डिस्काउंट करे। इसको बस एक चीज़ से मतलब है कि वो उसको बस पेमेंट करना है मैच्योरिटी डेट पर। मैच्योरिटी डेट पर जो ड्रॉवर कोई एंट्री नहीं करे अपने पास से क्योंकि उसका जो बिल है वो उसने अब क्रेडिटर को दे दिया। क्रेडिटर क्या करेगा, क्रेडिटर उस बिल का पैसे को कलेक्ट करेगा। ठीक है। बिल्स पेबल जो है
यानी कि जो ड्रॉई है वो क्या करेगा, बिल पेमेंट का एंट्री करेगा, यानी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो ये जितना भी है हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन है, जो कि हम लोग जानना ज़रूरी है इस चैप्टर को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से करने के लिए। ठीक है, सो अगर आप लोगों को मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करके मुझसे ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हैं। कोई भी आप लोगों को डाउट है अगर इस चैप्टर के रिगार्डिंग, इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग, तो आप मुझको कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, टाटा बाय बाय, और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।